राज भाई ने कहा कि ये हम इतना सीबीएसई में और सब में घुसे हुए हैं शिक्षा में, ठीक है, उनकी बात का सम्मान है, लेकिन हमारे साथ मुश्किल, हमने मोदी के समय की भी शिक्षा देखी और हमने कांग्रेस की हुकूमत के समय की भी शिक्षा देखी, मुलायम सिंह की शिक्षा भी देखी, कल्याण सिंह की भी देखी और देश में भी देखी। पहले शिक्षा जेब में थी। शिक्षा माफिया शब्द कहाँ से आया, किसके राज में आया? शिक्षा में भी माफिया आ गए, पहले खनन माफिया थे ससुर, फिर शिक्षा माफिया हो गए हैं। कहां से आए? बिहार वाले यादव जी, लालू के पुरखे, लालू तो बहुत बाद में जमीन पर आए, वो कांग्रेसी थे, वो पहले शिक्षा माफिया, वो बिहार के पहले शिक्षा माफिया होने गौरव उनको मिला। अब तो ये अपार वगैरह भरवाना पड़ता है हर बच्चे को, 16 अंकों का, कितने अंकों का एक यूनिक नंबर है देश में, अन्यथा तो टीसी फीसी तो ऐसे, मतलब अशोक यादव बाबू को घर बुलवा लेते थे, वो पूरी टीसी की किताब दे जाता था दस्तखत की, बोल भैया चांद जिसकी काटते रहो। गलत कह रहा हूं क्या? क्या था शिक्षा? हमने ऐसे दृश्य देखे इसी देश में, लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नाम हमेशा देशभक्तों के ऊपर रहे, नकल वाले विद्यालयों के। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अशोक यादव विद्यालय, अमिताभ अग्निहोत्री विद्यालय, ना, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। क्या मैं गया, मैंने कहा देख लूं, तब पत्रकार नहीं था, सोच लो कितनी पुरानी बात है अशोक जी, तब मैं पत्रकार नहीं था। तो चारों तरफ, अब सुन ही लो, चारों तरफ खाई खुदी। राज भाई का शिक्षा का क्या स्तर कर दिया, मन खराब होता। मन खराब न करो, पहली वाला आप देख लेते तो आप फांसी लगा लेते, हमारे वहां रोके भी नहीं रुकते ना, कहते नहीं अब मैं प्राण त्याग दूंगा। तो वो पटरा डाला उन लोगों ने, जब देखा तो फिर हम लोग मोटरसाइकिल ले गए, वरना तो वो 6 फुट की खाई थी, उसमें पानी भरा था, जा ही नहीं सकते। तो अंदर गए तो जो प्रबंधक थे वो मूछे ऊंचे बिल्कुल राज भाई जैसी वो भी रखे थे अपना, और एक मुंशी चल रहा था, रजिस्टर लिया, और 2 लड़के वो जो खाद वाली बोरी लिए थे क्या, और 2 गनर साथ में राइफल वाले। हाँ भाई क्या नाम है? बोले अशोक यादव। बोले तेरा तो 3000 रुपये वाला पैकेज लिखा है, तू यहाँ कैसे बैठ गया? अच्छा, मुझे लगा साले ये क्या बवाल है, मैं तो अपनी जानकारी बढ़ाने आया था कि देश में क्या चल रहा है। दूसरे में गए तो पैकेज बांट रखे थे, 1000 रुपया दोगे तो अपनी किताब से, अपनी बुद्धिमानी से नकल करो, अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो। 3000 रुपया दोगे तो मास्टर ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा पर्चा, आप उतार लो, और 5000 रुपया दोगे तो मास्टर तुम्हारा पर्चा लिखेगा, तुम बीड़ी पियो, आनंद से चाय पियो। राज भाई ये तब की बता रहे हो, छोड़ो इन बातों को महाराज। एक सीरियल आया था, उसमें वो उसका जो मुख्य पात्र था वो कहता था क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में। छोड़ो, चक्रों में ना पड़ो कि क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। बड़ी मुश्किल से तो देश यहां तक आया है महाराज, अब तो दया करो। हमारे जिस इलाके से, उत्तर प्रदेश का जिस इलाके से मैं हूं और जिस इलाके से अशोक यादव है, वहां कोई राजनेता ऐसा बचा जिसने 2-4 स्कूल नहीं खोल दिए, ऐसे जो केवल सेंटर बनते हैं, बाकी उनमें कोई काम नहीं होता। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा? अरे महाराज कहां चक्कर में पड़े हो, छोड़ो इन बातों। कर अशोक जी, क्या होगा अब, क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या होगा, और हो गया तो क्या होगा आपके हिसाब से? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मान के चला जी। हाँ देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी क्यों है? आपने भी देखा होगा, कल का मोदी जी का पोस्ट था कि छात्रों के भविष्य के साथ हम खड़े हैं, उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सरकार खड़ी है। अब कोई भी अगर इसमें आरोपी है, दोषी है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी जी का ट्वीट था। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोपी धर्मेंद्र प्रधान, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। और बच्चों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है वो तो किसी से छुपा नहीं है। इतना व्यवहार तो बच्चों के साथ, वो इटली वाला जो आजकल मेलोनी का जो बड़ा चल रहा चर्चा इस समय, तो इटली वाला जो मुसोलिनी
वो भी इतना अत्याचारी नहीं था जितना अत्याचारी मोदी सरकार हो गई बच्चों के प्रति। तो जर्मनी वाला हिटलर की सरकार भी इतना अत्याचारी नहीं थी जितनी अत्याचार मोदी सरकार कर रही छात्रों के ऊपर। तो छात्रों की मांग क्या है कि जो एजुकेशन प्रणाली जो जिसके अधीन आती है शिक्षा मंत्री के अंदर, उस शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हटाया जाए। आप देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अभी आज की न्यूज है या कल की न्यूज में कहीं पढ़ रहा था काफी, तो जो 2024 नीट का मुख्य जो आरोपी था वो बरी हो गया। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा के दिया। अब फास्ट कोर्ट बना लो या बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने वाली कोर्ट बना लो, लेकिन जांच कौन करेगा? जांच तो सरकारी मशीनरी करेगी, सबूत सरकारी मशीनरी इकट्ठा करेगी, तब ना कोर्ट उसे फैसला देगा। तो सवाल मंशा का है, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यह है। आपने दूसरा सवाल कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। देखिए सरकार या मोदी जी या उनके लोग, मोदी जी कहते हैं विष्णु के अवतार हैं, मोदी जी खुद कह चुके हैं हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो आप विष्णु के अवतार वाला व्यक्ति वो कहता है कि हम गलत कैसे हो सकते हैं, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं भाई। हम अगर अपने मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे तो इट मीन्स कि हमारा मंत्री दोषी था, तो हम इस्तीफा कैसे देंगे या हम कैसे इस्तीफा दिलवा देंगे? इसको लेकर के पूरा मशीनरी इसी वहां में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश के छात्र नौजवान जो हमारे जेपी का एक आंदोलन था संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन पर आप देखिए अमिताभ जी, आप लोग तो ज्यादा तेजी से चीजों को समझ लेते हैं। आप देखिए जो जन जन का नारा, गांव गांव में बैठा हुआ बच्चा मोबाइल खोल रहा है तो वो कह रहा है कि ये सरकार पेपर लीक करवा रही है। ये पेपर लीक माफिया वाली सरकार, आपने शिक्षा माफिया एक बात किया, आज गांव का बच्चा कह रहा है पेपर लीक माफिया वाली सरकार है। पेपर लीक माफिया सरकार के अंदर बैठे हुए वो एक तरह से बिजनेस मॉडल तैयार कर ली। तो आज संपूर्ण क्रांति का आंदोलन गांव गांव बच्चा तक पहुंच चुका है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कविता भी लिखी थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आज हमारे नहीं मैं समझ गया। अब आप गीत नया गाओगे मानोगे नहीं, मैं समझ गया। मैं एक स्क्रिप्ट बता दूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, मुझे भी भगवान ने कुछ ऐसी ताकत सौंपी है कि जो कल होने वाला वो मुझे आज समझ में आ जाता है। मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं पवन जी, मान लीजिए रात में फैसला हो जाए कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दिया, तो अखिलेश जी का ट्वीट क्या आएगा? मैं धृष्टता कर रहा हूं अनुमान लगाने की, अशोक जी नाराज ना होना। क्या अब तो स्पष्ट हो गया है उनका ट्वीट हो सकता है, उनका या राहुल जी का। क्या कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी से चलती, अंतिम जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधान नहीं, प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, जय श्री राम। क्या अगला ट्वीट ये होगा? बौरा समझ रहे हो उनको? राज भाई भी मुस्कुरा रहे कि लिख के तो हमने, हमारे भाई ने भी रखा है, राहुल जी ने बटन दबाना, इधर इस्तीफा हो, इधर हम ठोक दे कट से। बौरा समझ रहे हैं उनको? आपकी मंशा तो तब समझ में आ गई। ये बात भाजपा वालों को कहनी चाहिए थी, लेकिन ये भी इस वक्त इतना दबाव में है कि आदमी जब फंस जाता है तो उसको जो कुछ याद आता होता वो भी भूल जाता हमारे डर के कि ससुर कहाँ बवाल फंस गए। वरना इनको बोलना चाहिए था। जब नीट में पेपर आउट हुए तो आपने कलेश किया, करना चाहिए था। जब साफ सुथरा नीट और भारत के इतिहास में सबसे कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया, हर बच्चा खुश, कहीं कोई शिकायत नहीं आई, तो आप लोग कोई नहीं बोले। तब आप क्या बोले? क्या बोले? नीट की दोबारा परीक्षा कराने का मतलब सरकार ने मान लिया था कि पहले पेपर आउट हुआ था। जय श्री राम। लो, तारीफ करने की बजाय। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुका है, जान लो, क्योंकि उनको भी पता लग गया, जो आपने ट्वीट इसमें सेव कर रखा है ड्राफ्ट में, क्या पर बटन दबाना है कि प्रधान नहीं, प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। वो भी घी में चुपड़ के रोटी खा रहे हैं भैया, कोई घास की रोटी खा रहे हैं। रत्नाकर जी गलत तो नहीं कहा। हम बीजेपी लोगों से बात करते हैं तो हम तो यही कहते, सीनियर लोगों की बात बता रहा हूं, कहते भाई साहब ये लोग फिर मतलब, मैंने एक बार कहा था, एक मिनट ले ले फिर मैं बता ना, बातें तो सब आई गई हैं कि एक आदमी मोहल्ले में, एक के घर में एक बुढ़िया नहीं रही, तो उसका जो लड़का था वो बहुत रो रहा था। 100 साल की दादी अम्मा थी, नहीं पौत्र रो रहा था। तो उन्होंने, मोहल्ले के लोग आए, पवन विजय आए और सौरभ आए, सब लोग आए। अरे बोलो भाई इतना क्यों रो रहे हैं, दादी को मोक्ष हो गया, 100 साल की उम्र थी, गाजे बाजे एक साथ, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग गाजे बाजे एक साथ जाते हैं।
उसने कहा बेवकूफ हो गया, दादी के लिए कौन रो रहा है? मौत ने दरवाजा देख लिया, जवान को लेने आएगी तो तुम आओगे रोकने? मसला ये है भैया राज बाबू, दादी के मरने पर नहीं रो रहे, मौत दरवाजा देख लेगी। आप गेट खुलवाना चाहते हो, रत्नाकर जी गलत तो नहीं कहा? सारी लड़ाई इस पे है कि खोल दे गेट, बोले नहीं खोलेंगे। और गेट है धर्मेंद्र प्रधान, खुल गए तो सब तहस नहस हो जाएगा, नहीं खुले तो आंदोलन नहीं चलेगा। और कब तक चलेगा? मतलब मेरे ख्याल से सबसे लंबा किसान आंदोलन नहीं चला। बीजेपी को राजनीतिक रूप से उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ। रत्नाकर जी, अनम्यूट करो भैया जी। अभी आपने जो जिक्र किया कि विपक्ष के लोग जो है वो ट्वीट में सेव करके रखे हैं अपना जो रिकॉर्ड, वो एक बटन दबाएंगे और जो है उनका ट्वीट आ जाएगा कि प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, प्रधान का तो हो गया। ये नौबत जहां तक मेरी समझ है नहीं आने वाली है। उसका कारण यही है कि बहुत बार इन लोगों ने प्रयास किया और बहुत बार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि ये सरकार तो अब बस विदाई है, कुछ ही दिनों की बात है, अगले चुनाव में जो है ये लोग चले जाएंगे। चाहे वह किसान का आंदोलन हो, चाहे सीएए का आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे यूजीसी के बारे में इन्होंने जो गलतफहमियां फैलाई थी, चाहे अभी नीट की बात हो, ये हर बार ये जनता को यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो सरकार चली जाएगी, अब तो सरकार में कोई दम बचा नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पंचायत लगी है जुगनुओं में और मुद्दा ये है कि सूरज को कैसे हटाया जाए। वाह 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 भैया, वाह खूब ढूंढ के लाए हो। हाँ जी। तो निश्चित रूप से देखिए, जिन्होंने भी छात्र हित की बात की है, सरकार ने उनसे बात किया है और उनके कंसर्न को समझा है और उनकी मांगे जो है उसको पूरी करने की कोशिश की है। अधिकतर मांगों को कर लिया गया है, लेकिन एक मांग जो है वो जहां तक मुझे लग रहा है कि वो मांग शायद पूरी नहीं होगी। क्योंकि रही बात, अभी आपके कांग्रेस प्रवक्ता ने यहीं पे कहा कि लड़ाई नीट की है, सिस्टम, लड़ाई नीट की नहीं है, सिस्टम की है। तो भाई अगर सिस्टम की ये लड़ाई है तो आओ हम और आप या समाजवादी पार्टी के लोग संसद में बैठकर चर्चा करते हैं कि इस सिस्टम को फूल प्रूफ कैसे बनाया जाए। इसकी लड़ाई अगर है तो आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आप आएंगे नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई सिस्टम की नहीं है, आपकी लड़ाई व्यक्ति परिवर्तन की है। और उस व्यक्ति परिवर्तन के माध्यम से आप सत्ता परिवर्तन का जो सपना सजा के बैठे हैं वो कभी सफल नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि छात्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि छात्रों का हित जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने देखिए कितनी प्रखरता के साथ सामने आकर लोगों को आश्वासित किया कि आपके साथ, छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हमने संशोधन के लिए भी अपना मसौदा तैयार कर लिया, कैबिनेट मंजूरी आज हो चुकी है। अगले वीक जो है वो विधेयक लेकर के आएंगे सदन में और उसको विधेयक को पास करेंगे ताकि फुल प्रूफ सिस्टम हम डेवलप कर सके और छात्रों को न्याय मिले, उनको, अभिभावकों को कभी इस तरह की परिस्थिति में नहीं आना पड़े। ये हमारी मंशा है। इनकी मंशा क्या है? लड़ाई, देखिए लड़ाई छात्र हित की है। हमने वांगचुक जी से बात की, हमने छात्रों से बात की। इनकी लड़ाई जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की है और इसलिए ये सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई छात्र हित की रहती तो ये संसद में आते, ये जनप्रतिनिधियों को चुना है लोगों ने, ये संसद में आते, लेकिन आएंगे नहीं। जी ठीक है रत्नाकर जी, संसद में आना चाहिए, आपका कहना ठीक है।